सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत आपकी होगी। जी हाँ बच्चों, जीत आपकी होगी, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। पूरी तरह से एकदम लक्ष्य को बनाए रखिएगा कि आपको एकदम बिहार बोर्ड 2027 में, बिहार बोर्ड 2027 में 480 प्लस करना है बच्चों। एकदम 480 से नीचे सोचना ही गुनाह है। लक्ष्य आपको अपनी निगाहों में रखना है कि 480 प्लस करना है गुरुजी। एकदम 480 के बारे में ही सोचिएगा, 480 से नीचे नहीं सोचना है। चलिए, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारे पास आज है फिजिक्स के प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 2 के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग एकदम कलम कॉपी लेकर बैठिएगा बच्चों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल टाइप होते हैं जिसको आपको कलम कॉपी के साथ बनाना पड़ेगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेंस सूत्र सही कौन सा है? तो मेरे बच्चे लेंस सूत्र के बारे में पता होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। तो मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अगर बोलता दर्पण सूत्र तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ता? प्लस। दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस लगता है और लेंस सूत्र में बच्चे माइनस लगता है, यही दोनों में अंतर है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन उम्मीद के साथ कि हर स्टूडेंट का, हर मेरे बच्चे का ऑप्शन नंबर बी यानी सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितना फोकस दूरी है? 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा अवतल लेंस, दूसरा ध्यान रखने वाला चीज यह है कि भाई अवतल लेंस है तो क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, लेकिन f यानी फोकस दूरी जो होना चाहिए आपका मीटर में होना चाहिए। चलिए अवतल लेंस की क्षमता पता होना चाहिए बच्चों आपको कि अवतल लेंस की, पहले तो अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? तो माइनस में होता है। माइनस में लीजिएगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन भाई ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लग जाता है मेरे बच्चे। 20 एकम 20 25 100 यानी फोकस का मान मीटर में आया -1/5 मीटर। अब हमें लेंस की क्षमता पूछी गई तो लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। 1/, आ जाएगा f का मान डाल देंगे -1/5 मीटर। तो माइनस तो रह ही जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो -5 डायोप्टर। देखिए बच्चों की -5 डायोप्टर कहाँ है? -5 डायोप्टर आपका यहाँ पे है, ये गलत पहले से टिक लगा हुआ था, -5 डायोप्टर होगा, -5 डायोप्टर होगा, वो पहले से गलत टिक लगा हुआ था। चलिए उम्मीद करते हैं सही क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सर्वाधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक जो होता है आपका बच्चों हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो चलिए बाकी का देख लेते हैं। हीरा के अपवर्तनांक की बात करें बच्चे तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। जल की बात करें बच्चों तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। एकदम इन चारों का अपवर्तनांक संख्यात्मक मान के साथ याद रखिएगा। कांच का अपवर्तनांक की बात करें बच्चों 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक की बात करें 1.5 होता है। और हवा की बात करें तो 1.0008 होता है, सॉरी 1.0003 होता है। हवा की अपवर्तनांक भी याद रखिएगा 1.0003 होता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक अपवर्तनांक पूछा गया तो सर्वाधिक अपवर्तनांक 2.42 है जो कि हीरा का होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सही गया होगा, एकदम 3 नंबर आसान सा क्वेश्चन है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का किरण अपवर्तन किस प्रकार होता है? ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। विरल माध्यम से आपको जाना है सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो खोजिए ऑप्शन, अभिलंब की ओर मुड़ती। अरे भाई ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस एवं विद्युन। तो आपको पता होना चाहिए अभिसारी का मतलब हो गया मेरे बच्चे उत्तल लेंस और अपसारी का मतलब हो गया अवतल लेंस। तो आपको यह भी याद रखना है कि पानी का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
पानी का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया आपका। गुरुजी बताइएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिए, एकदम कमेंट करना आपका एकदम जो है जरूरी है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोल सकते हैं कि आप लोगों का कमेंट करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तभी हम देख करके मोटिवेट होंगे कि मेरे बच्चे जो है 5 में 5 सही किए, 5 में 4 सही किए, और मेरे ख्याल से तो 5 में 5 सबका सही होगा। बिल्कुल कमेंट करिएगा, दबा के एकदम कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो अभी पहला क्वेश्चन ही मिला था। लेंस की क्षमता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, दूसरा क्वेश्चन में ही था। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, बिल्कुल सही होगा। किसका कोई मात्रक नहीं होता है? किसका कोई मात्रक नहीं होता है लेंस की क्षमता का? आवर्धन का, अपवर्तन एवं बी शून्य, बी एवं सी दोनों। देखो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, आवर्धन का भी कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तन का भी कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी एवं सी दोनों जो है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस की क्षमता की बात करें मेरे बच्चे, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, जो कि मालूम होना चाहिए, इसे डी से दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस लेंस द्वारा सूर्य को नहीं देखना चाहिए? किस लेंस द्वारा सूर्य को मेरे बच्चे नहीं देखना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन है, सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का मतलब मेरे बच्चे अवतल लेंस की बात की जा रही है। अपसारी लेंस, अवतल लेंस, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। तो बताइएगा किस लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को नहीं देखना चाहिए? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में कहीं भी पड़े, बस एकदम सीधा आना चाहिए। तो उत्तल लेंस का क्या कार्य होता है? प्रकाश के अपवर्तन के बाद सभी किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देना, सभी के सभी को एक ही बिंदु पर मिला देना, सभी के सभी एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। अगर इस स्थिति में आप सूर्य को देख रहे हो, तो उत्तल लेंस से जो प्रकाश सूर्य का आएगा आपकी आंखों पर पड़ जाएगा अगर जो, तो एक बिंदु पर सारा का सारा सूर्य का उष्मा ऊर्जा जितना भी गर्मी होता है आपकी आंख पे पड़ के उसको जला देगा, रेटिना वगैरह क्षतिग्रस्त कर देगा, एकदम खराब नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें उत्तल लेंस के साथ कभी भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। चलिए सभी का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ध्यान रखिएगा हमने बच्चे 15 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा, ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। क्वेश्चन समझने वाला है। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस से वस्तु की दूरी पूछा हुआ है। चलिए एक एक करके हम लिखते हैं मेरे बच्चे। अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर माइनस में होता है, तो माइनस में इसका ले लेंगे। अवतल लेंस का फोकस कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से, यानी भाई प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है, समझिएगा मेरे बच्चे। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या लीजिएगा? प्लस लीजिएगा कि माइनस में लीजिएगा? अवतल लेंस में ध्यान से सुनेंगे, अगर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस में तो उसकी दूरी प्लस में ली जाती है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी प्लस में, और आभासी प्रतिबिंब की दूरी लेंस में माइनस में ली जाती है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अवतल लेंस में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हाँ, उत्तल लेंस रहता तो उत्तल लेंस में आभासी, वास्तविक, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर सब बनता है। तो हमारे क्वेश्चन में अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, और लेंस में आभासी प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होती है। तो कितना दे रखा है? -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें बताना है लेंस से वस्तु की दूरी। तो पहले हमें चलना पड़ेगा कि लेंस, हमें पहले चलना पड़ेगा लेंस सूत्र में। तो आपको पता होना चाहिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है मेरे बच्चे। फॉर्मूला लेंस सूत्र का यही होता है। आपको सभी जगह इनका मान रखना है, सभी जगह मान रखिएगा 1/f। तो f का वैल्यू -1/15 हो जाएगा। 1/b, b का वैल्यू -10 है तो -1/10 हो जाएगा। -1/u, u को आप पकड़ के आप इधर ले आओ तो मेरे बच्चे वो माइनस में, तो इधर आ जाएगा आपका प्लस में, और -1/15 उधर चला जाएगा तो -1/10 जहां का तहे रहेगा, लेकिन -1/15 हो जाएगा जाके 1/15 प्लस में हो जाएगा। अब आपको केवल सिंपल सा इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर देना है। 10-15 के एलसीएम मेरे बच्चे 30 होता है। 10-15 के एलसीएम मेरे बच्चे 30 होता है। 10 तिया 30 यानी 3 से गुना, 15 दूनी 30, 2 से गुना, यहाँ पे आपके हाथ में आएगा -1/30। अब इसको सीधा करिएगा मेरे बच्चे, तो u ऊपर तो उधर 30 भी ऊपर लेकिन माइनस में,
आपको पता होना चाहिए, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है। चलिए आंसर कितना है 30, तो 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हम बोले थे शुरू में कि कॉपी कलम भी लेकर बैठिए मेरे बच्चे, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो बस देखते रह जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? आ गया जल का अपवर्तनांक मेरे बच्चे, जल का अपवर्तनांक बतानी है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, आपको पता होना चाहिए ये हीरा का अपवर्तनांक है। 0.33 ये किसी का अपवर्तनांक नहीं है। 1.33 जल का अपवर्तनांक, और 1.5 की बात करें ये कांच का अपवर्तनांक है। बड़ा ही सिंपल सा ये हो गया। चलिए 10 क्वेश्चन में हम पहुंच गए। विनम्र निवेदन है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर बताइए कि 10 में से कितने सही गए हैं। 10 में से कितने सही गए हैं जरूर आप लिखिए, सही की संख्या ऊपर और 10 की संख्या नीचे। जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए कि 10 में से आपके कितने सही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सा भाई ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, ये हो गया। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण, हवा में प्रकाश किरण जा रही है, फील करिएगा क्वेश्चन को, किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है यानी उस पर पड़ती है, आर पार होने वाले पदार्थ पर। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाए, आपतित किरण जो है वो 45 डिग्री कोण बनाती है, और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 30 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि आपतित किरण 45 डिग्री का और अपवर्तित किरण 30 डिग्री कोण पे मुड़ जाती है, तो पदार्थ का वर्णन। चलिए थोड़ा सा ही सही हम इसका डायग्राम थोड़ा सा शो करके दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे बच्चे, मान लीजिए अभय सेफ सेफ सेफ, ये निकल गया सेफ। ये हमारा एक जो है पारदर्शी पदार्थ है, ये हमारा क्या है मेरे बच्चे, पारदर्शी पदार्थ है। प्रकाश इस तरह से हवा में आ रही है, आ रही है, हवा में आ रही है, हवा में आ रही है बच्चे, और क्या करने वाली है, प्रकाश जो है पारदर्शी पदार्थ में इस प्रकार घूमती है कि 30 डिग्री का अभिलंब के साथ कोण बनता है। चलिए अभिलंब आपको दिखा देते हैं, अभिलंब टूटी फूटी रेखा दिखाया जाता है, ये हो गया आपका अभिलंब। दिखाई पड़ रहा होगा, हम बोर्ड पे, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है कि रेड कलर थोड़ा सा कम दिख रहा है, आप लोग मैनेज कर लेना। आगे देखते हैं, अब आगे बोला है क्या कि 30 डिग्री पे घूमता है। देखिए मेरे बच्चे 45 डिग्री कोण बनाते, यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री कोण बनाते, तो यहाँ पे जो आपका कोण है मेरे बच्चे वो 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। आगे बढ़ता है, और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर, यानी ये किरण भाई साहब आपका प्रवेश कर चुका है, तो जो यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा, यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा 45 डिग्री नहीं बल्कि 30 डिग्री बनेगा। यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान तो थोड़ा छोटा ही होगा। तो बताना है कि इस पदार्थ का अपवर्तनांक, ये जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए मेरे बच्चे, ऐसे में अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये देखिए कि आपतन कोण को I से दर्शाया जाता है जो कि 45 डिग्री है, अपवर्तन कोण को R से दर्शाया जाता है जो कि 30 डिग्री है। इसके लिए अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो अस्नेल के नियम से चलता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला किसके नियम से मेरे बच्चे? अस्नेल का नियम। याद करिए अस्नेल के नियम अगर जो पढ़े हैं तो कभी हम विस्तार से पढ़ाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाने लग जाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। अभी फिलहाल समझिएगा, अपवर्तनांक बराबर ऐसे में फॉर्मूला होता है साइन I बटे साइन R। साइन I बटे साइन R। कमेंट एकदम जरूर लिखिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फॉर्मूला हमें पता था, जरूर कमेंट में करिए कि हाँ सर पता था पता था पता था। अब आपको बड़ा ही आसानी से काम क्या करना है, जो जहां पे कोण है उसका मान रख देनी है मेरे बच्चे। साइन I का मान कितना रखाएगा, तो I का मान आपको 45 डिग्री रख देना। I का मान कितना रखेगा? 45 डिग्री। साइन R का मान कितना रखिएगा मेरे बच्चे? 30 डिग्री। साइन R का मान कितना रखिएगा? 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब आपको क्या करना है, साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान रख देना है मेरे बच्चे। तो पता होना चाहिए साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 ऊपर रख दिए हैं, और नीचे आइए साइन 30 डिग्री का मान याद रखिएगा 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 नीचे रखा गया। अगर जो ये घूमेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे रह जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ मजबूत है तो आपको पता होना चाहिए √2 से 2 कटेगा √2 बार में, तो बचेगा आपके पास √2, और √2 का मान मेरे बच्चे 1.414 होता है।
√2 का मान 1.414 होता है। तो खोजिए कौन सा ऑप्शन में है 1.414। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था जिसको बगैर कॉपी कलम बना लिए हाथ में नहीं बना सकते, इसलिए आपको बोल रहे हैं कॉपी कलम लेके बैठिए। ऐसे पढ़ाई करिएगा तो बस अनबने ढंग से पढ़ाई कर पाइए, फिर 480 नंबर का टारगेट आपका बहुत दूर नजर आएगा। इसलिए मेहनत करिए, कलम कॉपी लेकर के बैठिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मेरे बच्चे, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक है, देखते हैं ऑप्शन में, मीटर, प्रति मीटर, डायोप्टर, बी और सी दोनों। देखिए बच्चे प्रति मीटर भी होता है, डायोप्टर भी होता है, प्रति मीटर भी होता है, डायोप्टर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, प्रति मीटर भी होता है और डायोप्टर भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन का आता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, अच्छा दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण छोटा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। चलिए बात वही रह गया कि भाई एक जो है पारदर्शी माध्यम है मेरे बच्चे, प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। ऐसे हम डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेंगे, बना के दिखा रहे हैं। विरल माध्यम से प्रकाश जब सरल माध्यम में जाता है, विरल माध्यम तो थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाता है। अब आप लोग समझिएगा, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। मुड़ने की वजह से आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या होता है, मुड़ने की वजह से अपवर्तन कोण थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यानी मुंडी इधर खुल जाएगा। तो क्या कहिएगा, आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है, आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण छोटा, आपतन कोण बड़ा, आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण कहां इसके अनुसार आपको मिलेगा, अपवर्तन कोण छोटा इसके अनुसार मिल रहा है, इसके अनुसार मिल रहा है, दोनों में से कोई एक जरूर मिलेगा। आपतन कोण छोटा बड़ा है, आपतन कोण के बारे में क्या बोला, छोटा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन आप अपवर्तन कोण के अनुसार देखिएगा तो अपवर्तन कोण क्या हो गया, छोटा, ये आपका डी नंबर आंसर है, अपवर्तन कोण क्या हो गया, छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको लॉजिकली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भागिएगा नहीं बच्चों, उबिएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन जो है आपको जो है टेक्निकल क्वेश्चन में बहुत काम देगा बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे अक्षरों को प्रयोग करने के लिए पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट, किस लेंस में आभासी वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में आभासी वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो हम अभी बताए थे वो आपका है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आभासी वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। 16 नंबर, किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वो है भाई अवतल लेंस। किस लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये लो, लूट लो, उत्तल लेंस। किस लेंस में, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे देखिएगा 18 नंबर, वस्तु की किस स्थिति में प्रतिबिंब उत्तल लेंस के आगे बनता है। वस्तु की किस स्थिति में प्रतिबिंब उत्तल लेंस के आगे बनता है, यानी कि उत्तल लेंस यह है तो प्रतिबिंब आपका इसके आगे इधर ही बनना चाहिए, उधर जाएगा तो पीछे हो जाएगा, इधर रहिए तो आगे। तो आपको पता होना चाहिए जब वस्तु को अगर जो लेंस और फोकस के बीच रखेंगे मेरे बच्चे, लेंस और फोकस के बीच में, वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तभी प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के आगे बनेगा, नहीं तो सारा का सारा प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है। तो खोजिएगा कहां पे है ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ ऑप्शन में, जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यही है जिसमें बोला गया वस्तु को लेंस और फोकस के बीच स्थित होगा तभी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वस्तु की ओर बनेगा या फिर आभासी बनेगा। इसी स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है और सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं हो सकता। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बाबू इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। लेंस क्या होता है भाई, पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसमें प्रकाश आर पार आसानी से हो सकती है मेरे बच्चे। तो पारदर्शी होना चाहिए तभी लेंस बनाया जा सकता है। खोजिए, पानी से, पानी पारदर्शी होता है, लेंस बना सकते हो। कांच भी पारदर्शी होता है, लेंस बना सकते हो। हवा भी पारदर्शी होता है, लेंस बना सकते हो। लेकिन मिट्टी पारदर्शी थोड़े होता है, तो इससे आप लेंस नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है।
20 नंबर की बात करें, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है मेरे बच्चे, 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड खोजिए, 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर जो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होती है मेरे बच्चे, निर्वात में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये कांच में प्रकाश की चाल होती है। किसमें होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो गया आपका जल में प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, तो बताइए आप लोग जरूर कि गुरुजी मेरा 20 में से 20 सही गया, 20 में से 19 सही गया। जरूर कमेंट करें कि आप लोगों का जितना सही गया वो ऊपर लिखेंगे और बटे में लिखेंगे गुरुजी 20। क्या लिखेंगे, 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो खोजिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, 1/f। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। अगर हम f को इधर ले लें तो p गुना f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि f 1 के नीचे भागा में तो p तरफ आएगा तो गुना में। खोजिए p गुना f कहां पे, p गुना f। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, सब जगह ए ही लिखा हुआ है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा p गुना f बराबर 1। ये लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एक गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिए एक दर्पण की बात कर रहा है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस, यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दोनों ही संभवता है, देखिए 15 सेंटीमीटर बोला, माइनस तो नहीं ना लगाया ना, माइनस तो नहीं लगाया, तो याद रखिए किस लेंस और किस दर्पण की फोकस दूरी आपको ये ध्यान रखना है कि धनात्मक होती है। बस 15 रहे 20 रहे नोट प्रॉब्लम, बस ये देखना है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है जो कि लेंस और दर्पण में। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस का, चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है मेरे बच्चे, धनात्मक होती है। चाहे आपका लेंस हो या दर्पण हो, सभी का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आपको याद रखना है। ये क्या हो गया रे भाई, हाँ ये आ गया, अच्छा ये करने चल गया, ये हो गया आपका, अच्छा क्वेश्चन भाग गया क्या, हाँ आगे वापस। याद रखिएगा चाहे लेंस हो या दर्पण हो, अगर जो उत्तल है तो दोनों की फोकस दूरियां क्या होती है मेरे बच्चे, धनात्मक होती है। याद रखिएगा दोनों की फोकस दूरियां धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी, सीधा, वस्तु, छोटा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस यानी कि कौन सा, उत्तल लेंस। कांच का अवतल लेंस, कांच का समावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस। जब अभिसारी लेंस बोल दिया तो कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर 24 का सी है हमारे बच्चे। 25 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे, देखिए ये प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम या फिर अस्नेल के नियम से आता है मेरे बच्चे, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम या फिर अस्नेल का नियम से आ जाता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। 25 क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए हाफ सेंचुरी हम लोग मार चुके हैं, हाफ सेंचुरी यहाँ के अनुसार 50 में से देख लीजिए तो 25 में आपके कितने सही हुए इस बात को जरूर बताइए, जरूर कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कि मेरा गुरुजी 25 में से कितना सही गया है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लेंस का आवर्धन का मात्रक क्या है, लेंस का आवर्धन का मात्रक क्या है, यानी कि फॉर्मूला पूछा हुआ है। लेंस का आवर्धन की बात करें m बराबर होता है प्लस v बटे यू, लेंस की बात करें तो प्लस v बटे यू, तो खोजिएगा v बटे यू। ऑप्शन नंबर ए बी, तो ये सी है भाई, दो दिए दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया v बटे यू। अगर जो दर्पण रहता तो दर्पण की आवर्धन होता है माइनस v बटे यू, दर्पण का आवर्धन माइनस v बटे यू, लेंस का आवर्धन प्लस v बटे यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे क्वेश्चन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जो प्रकाश जाती है तो पहले क्या घटना घटता है, जो पहले देखिए थ्योरी आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सब रट्टा नहीं मारिएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। आप ले लीजिए, मान लीजिए ये सघन माध्यम है, ऊपर हो गया आपका विरल हो गया, और ये भाई साहब आपका सघन है, ऊपर विरल है और ये सघन है। अब प्रकाश जब आएगा, सॉरी कहां बोला, सघन माध्यम से, तो यहाँ पे आपको लेना है सघन और यहाँ पे लेना है आपको विरल, यहाँ पे लेना है आपको सघन
और नीचे लेना है आपको विरल, नीचे लेना है आपको, इसमें ले लेना है भाई, मान लेना ये विरल वाला माध्यम है और ये सघन वाला माध्यम है। तो आपको पता होना चाहिए जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगी ना, ये टूटी फूटी रहेगा, अविलंब डाल दिए। जब प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करेगी मेरे बच्चे, तो ये क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगा। अविलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, अविलंब से दूर हटता है। तो इस दौरान क्या होगा, अविलंब से जब दूर हटेगा तो ये आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। तो आपतन कोण आई जो होगा अपवर्तन कोण आर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि दूर हटने के चक्कर में ये भाई साहब बड़ा हो रहा है, दूर हटने के चक्कर में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बड़ा हो जाएगा, आई जो होगा छोटा, इस दौरान आर जो होगा बड़ा। खोजिए मेरे भाई, आई छोटा आर बड़ा, आई छोटा आर बड़ा, ऑप्शन नंबर सी, आई छोटा आर बड़ा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सोच पाए होंगे, ऐसा ऐसा 2 क्वेश्चन अभी तक मेरे पास हो चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन में आए, किसी बिंदु, क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया सभी बच्चे, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखिए बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन ने बोला किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, यानी वस्तु से किरणें निकलकर लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते उसे क्या कहते हैं। यानी कि लेंस के सामने वस्तु रखा हुआ है, अब वस्तु से प्रकाश निकलेगी, लेंस से होने के बाद जो किरणें निकल मिलेगी अपवर्तित किरणें, यानी लेंस से अपवर्तन के बाद वो जो बिंदु पर मिलेगा उसको क्या कहेंगे, क्या वक्रता केंद्र कहेंगे, क्या प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे, फोकस कहेंगे, प्रकाश केंद्र कहेंगे। तो देखिए मेरे बच्चे प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अब यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूजन, अगर जो देता ये वाला क्वेश्चन में जिस बिंदु पर मिलती है के जगह पे दे देता कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान सुनेंगे मेरे बच्चे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा तब आपका आंसर होता फोकस। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते तब आपका आंसर होगा फोकस, और कहीं भी मिल जाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा ही होता है कि किसी बिंदु स्रोत से, यानी कि किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाए, जिस भी बिंदु पर मिल जाए उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि फोकस का परिभाषा क्या होता है मेरे बच्चे, सुनिएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद, या फिर ऐसे बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं फोकस। तो उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे अगर जो यहाँ तक पहुंचे होंगे तो प्रतिबिंब की परिभाषा में क्या बोला गया, फोकस की परिभाषा में क्या बोला गया, अंतर आपको समझ में आया होगा। फोकस जब भी होगा तो मुख्य अक्ष पर ही तो फोकस होता है मेरे बच्चे, तो मुख्य अक्ष का जिक्र करना जरूरी है, लेकिन मुख्य अक्ष के ना जिक्र करके बोल दे कहीं भी मिल रहा है तो आपका प्रतिबिंब आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा यानी कि सीधी सी बात, कैमरा में अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा में अभिदृश्यक कौन सा होता है, अभिदृश्यक यानी कि उसमें जो यूज किया जाता है अभिदृश्यक लेंस के रूप में। तो आपको याद होना चाहिए कि फोटोग्राफिक कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर में आइए, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच हो, फोकस और फोकस के दूरी के बीच हो, यदि वस्तु उत्तल लेंस में फोकस और फोकस के दूरी के बीच हो। चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको हम समझा सकते हैं। ऐसे मेरे ख्याल से आप लोग आंसर देख चुके होंगे कि सर इसका क्या आंसर होने वाला है, गुरुजी इसका क्या होने वाला है। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है मेरे बच्चे, O से दर्शाते हैं। यहाँ पे आपका F1 होता है और यहाँ पे आपका 2F1 होता है। इधर की बात कर लें तो इधर आपका F2 होता है, और कुछ दूरी पर, उतना ही दूरी पर इधर आपका क्या होता है मेरे बच्चे, 2F2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2F2। हमारे क्वेश्चन में है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस यानी F1 तथा फोकस की दूरी यानी 2F1 के बीच में है, यानी वस्तु मेरे भाई यहाँ पे है F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच में, तो बताना है प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो देखिए मेरे बच्चे, इस दौरान जो प्रतिबिंब बनेगा आपको बखूबी पता होना चाहिए, 2F2 यानी यहाँ और अनंत के बीच बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कैसा बनेगा वो भी बता दीजिए, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से मेरे बच्चे बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ढूंढिए कहां पे है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे बच्चे सही है, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा, जब वस्तु को उत्तल लेंस में F1 और 2F1 यानी फोकस और फोकस के दूरी पे बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दूसरी साइड बनेगा 2F2 और अनंत के बीच।
वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 में पहुंच चुके हैं। आप लोग जरूर कमेंट बताएं कि 30 में आपका कितना सही गया। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को, शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का पसंद करेंगे? तो देखिए पहले तो आप याद रखिएगा, शब्दकोश यानी कि भाई पुस्तक। अगर आपको शब्दकोश पढ़ना है तो आपको उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। किस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा गुरुजी? उत्तल लेंस का। तो खोजिए उत्तल लेंस कौन सा है। तो ऑप्शन ए में भी उत्तल लेंस है, बी में अवतल लेंस है, ये नहीं हो सकता है। सी में भी उत्तल लेंस है, ऑप्शन डी में अवतल लेंस है, ये नहीं हो सकता है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी बहुत दूर हो जाएगी, जबकि आपको शब्दकोश पढ़ना है तो नजदीक लाके पढ़ना पड़ेगा। नजदीक लाने का मतलब है कि फोकस दूरी कम होनी चाहिए, नजदीक लाके पढ़िएगा शब्दकोश को ना, ऐसे थोड़ी रख के पढ़िएगा। तो नजदीक लाके पढ़ रहे हैं तो मतलब फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो फोकस दूरी का कम वाला उत्तल लेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। इस आधार पर ये इसका 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर बताइए। देख मेरे भाई, क्षमता इसका दे रखा है 2 डायोप्टर, आपसे पूछ रखा है कि फोकस दूरी कितनी होगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी मेरे बच्चे इसको हम बना सकते हैं। चलिए कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, साथ ही साथ बनाते चलिएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहिए, तभी बात बनेगा। केवल मेरे मेहनत करने से नहीं बात बनेगा। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। हमें फोकस दूरी निकालना है, f को ले लो ऊपर, P चला जाएगा नीचे। अब P का मान डालिएगा मेरे बच्चे, 1/2 डायोप्टर हो गया। लेकिन ये तो आपका मीटर में मिलेगा, 1/2 क्या चीज मिल जाएगा? मीटर में मिल जाएगा। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना कर देना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो 2 से 100 के बार में कट जाता है मेरे बच्चे? 50 बार में। 2 से 100 कितना बार में कट जाता है? 50 बार में। तो गुरुजी कितना आंसर होगा? 50 सेंटीमीटर। खोजिए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 32 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 33, सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग करता है? देखिए मेरे भाई, चाहे फोटोग्राफी कैमरा की बात कर ले या सूक्ष्मदर्शी की बात कर ले, दोनों में ही उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का, दर्पण का उपयोग हो ही नहीं सकता है, चाहे तो कैमरा में हो या लेंस में हो, क्योंकि उसके लिए आपको आर पार दिखना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। और दर्पण जो होता है आर पार नहीं, क्योंकि वो अपारदर्शी होता है। और लेंस जो होता है मेरे बच्चे पारदर्शी होता है। तो लेंस ही आंसर होगा, और वो भी कौन सा आंसर होगा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। निर्गत किरण, कौन सा किरण मेरे बच्चे? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सुनिएगा, 3 चीजें बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, लिखा लिखी नहीं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ पे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बता दीजिए जरा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी आपका कितना है? 1 मीटर। फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर। आपको बताना है उत्तल लेंस की क्षमता। तो देख भाई, उत्तल लेंस में ये फोकस दूरी दे दिया, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है मेरे भाई। तो 1/f का मान 1 मीटर डालेगा, तो 1 से 1 बटेगा तो 1 ही रह जाएगा प्रति मीटर, यानी कि 1 डायोप्टर ही तो मिलेगा। 1 डायोप्टर 1 डायोप्टर 1 डायोप्टर। बी नंबर टिक करिएगा, वो ए नंबर मारिएगा, गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, या उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो क्षमता भी धनात्मक, यानी 35 का भी हो जाएगा। 36 नंबर की बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, क्या बोला है 36 नंबर? उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका डिजाइन देख लीजिए, डिजाइन मेरे भाई ऐसे है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का डिजाइन ऐसे है, तो हमें क्या बोला गया? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। किनारा मतलब ये साइड किनारा है, और ये साइड आपका बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है। की मोटाई सभी जगह समान होता है, यानी उत्तल लेंस की मोटाई सभी जगह समान होती है। बिल्कुल गलत, उत्तल लेंस की मोटाई सभी जगह समान नहीं होती। देखिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये हो गया किनारा वाला साइड, और ये हो गया भाई आपका बीच वाला साइड।
तो बीच में आप क्या देख रहे हो, ज्यादा मोटा हुआ है, ज्यादा चौड़ा हुआ है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 37 नंबर की बात करते हैं। 37 नंबर निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं मेरे भाई? उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अपसारी लेंस किसको कहते हैं रे भाई? अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। तो बोला है अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस आपका 37 का ए हो गया। आगे 38 नंबर चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम है? एकदम चटनिया क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 39 में देखेंगे, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, बिल्कुल सही बात, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसकी दिशा यानी पथ में परिवर्तन होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए मेरे बच्चे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, फिगर भी दिखा चुके हैं, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ए बी गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, सभी बच्चे जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो देखिए क्या होगा, अभिलंब से दूर बढ़ती है, बिना मुड़े, ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली समतल सतह पर लंबवत पड़ जाए, आपको हम डायग्राम छोटा सा बना रहे हैं, ये हो गया भाई आपके लिए भाई हो गया दूसरा माध्यम। प्रकाश की किरण अगर जो एकदम खड़ा आएगी ना, कैसे आएगी मेरे बच्चे, एकदम खड़ा अगर जो आ रही है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, सभी बच्चे जानते होंगे। 41 का भी। 42 में आइए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? पानी से भरी हुई बाल्टी आप लोग देखे होंगे कम मालूम पड़ता है, सिक्का रखा हुआ थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में रखी हुई छड़ी सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, छोलनी वगैरह मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तित होना, प्रकाश का अपवर्तित होना, वर्ण विक्षेपित होना। तो मेरे भाई प्रकाश का परावर्तित होना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 43 का आता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ध्यान सुनेगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप लोग सभी जानते होंगे कि उसका अपवर्तन होता है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी उनका अपवर्तन होता है। देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो आप लोगों को पढ़े होंगे कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब या तो प्रकाश सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, दोनों ही स्थितियों में प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा, और उसी प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश किरणों का क्या होता है, अपवर्तन, यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। 43 का ए नंबर सही हो गया। 44 नंबर में आया, कलम टपक गया मेरे बच्चे, कलम टपक गया। 44 नंबर में देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन का था, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डायग्राम लॉजिकली बना के रखिए मेरे बच्चे, डायग्राम बना के रखिए, ठीक है। प्रकाश सघन से विरल में जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सघन से विरल में जाना है प्रकाश को, सघन से विरल में, यह भी हम अभिलंब डाल दिए। हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश को सघन से विरल में जाना है तो क्या होगा। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना कि चाहिए मेरे बच्चे, कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। प्रकाश जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है, अभिलंब से इस तरह से दूर हट जाएगा। जब प्रकाश सघन से
विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। अब समझते हैं यहाँ पे कहाँ है आपतन कोण, कहाँ पे अपवर्तन कोण। ये हो गया भाई आपतन कोण आई और ये हो गया अपवर्तन कोण आर। अगर जो आई और आर की तुलना करें तो आई छोटा है और आर जो है बड़ा है, तो आर का मान बड़ा हो गया। चलिए अब ऑप्शन में ढूंढिए, दोनों कोण बराबर होते हैं? बिल्कुल गलत, दोनों कोण बराबर नहीं होते हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, दोनों कोण बराबर नहीं होते। आपतन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण आई क्या बड़ा है? नहीं मेरे दोस्त, वो तो छोटा है, तो बी नंबर ऑप्शन गलत। अपवर्तन कोण बड़ा होता है यानी आर, बिल्कुल अपवर्तन कोण आपका बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लॉजिक के साथ हम आप लोगों को सॉल्यूशन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आइए। क्वेश्चन नंबर 45 का था, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। चलिए क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण कांच का बना हुआ प्रिज्म में प्रवेश करती है, एक सतह से प्रवेश करती है और दूसरी सतह से बाहर निकल जाती है, तो क्या होता है? चलिए इसके लिए भी हम डायग्राम बना के आप लोगों को समझाते हैं। ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म को किस प्रकार दिखाया जाता है? तो समबाहु त्रिभुज के जैसा दिखाया जाता है। अब आइए इसमें प्रकाश हम हवा से कांच में गुजारते हैं, यानी भाई प्रिज्म में ले जाते हैं। प्रकाश को कहां ले जाते हैं? प्रिज्म में। तो ये हवा से प्रकाश जा रही है प्रिज्म के अंदर। जब पता है कि प्रिज्म के अंदर जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिज्म का जो आधार है ये होता है प्रिज्म का आधार, उसके समांतर होकर जाती है। और जब ये भाई साहब बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकलेंगे तो ऐसे मुड़ जाती है, बाहर निकलेंगे तो ऐसे मुड़ जाती है। अब इसको क्या बोलिएगा कि आधार की ओर नीचे की ओर मुड़ गया, आधार की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक क्या है मेरे बच्चे? n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I बटे sin R बराबर क्या होता है? ये अस्नेल का नियम है मेरे बच्चे, अस्नेल का नियम होता है sin I बटे sin R बराबर n2 बटे n1। क्या होता है मेरे बच्चे? n2 बटे n1। ध्यान रखिएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर। क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, अभी दिख जाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक को इसी तरह दर्शाया जाता है n2 बटे n1, n2 बटे n1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, n2 बटे n1। देखिए n1 को गुना कर दीजिएगा इधर तो sin I के साथ गुना हो जाएगा, n2 को गुना कर दीजिए उधर तो sin R के साथ गुना हो जाएगा। इसको बोलते हैं अस्नेल के नियम का सममित रूप। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अस्नेल के नियम का सममित रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी गई है, ध्यान दीजिए उत्तल लेंस है, ठीक है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या है? देखिए ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको बोला कि लेंस से उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप क्या मतलब ये हो गया कि आप ये बताओ कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखिएगा कि उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब का बने। तो आपको याद होना चाहिए जब वस्तु को 2f1 पे रखिएगा मेरे बच्चे, जब उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखिएगा 2f1 पर, तो उसका प्रतिबिंब बचेगा 2f2 पर। और लेंस से इसकी दूरी और लेंस से उसकी दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, लेंस से 2f1 की दूरी यानी दुगनी दूरी, और फोकस दूरी निकालिएगा तो इसका आधा आएगा। हम अभी समझा रहे हैं, निकाल के भी दिखा देंगे। फोकस दूरी इसका क्या होगा मेरे बच्चे? आधा आएगा। चलिए हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। चलिए समझिएगा क्वेश्चन को फिर से। क्या बोला? उत्तल लेंस, देख भाई उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। वस्तु की दूरी यू तो हमेशा माइनस में होता है, वस्तु की दूरी यू हमेशा क्या होती है? लेंस में माइनस में होती है। लेंस रहे दर्पण रहे, हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में होती है। क्या बोला? लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर होगा, लेकिन लेंस में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। आपको पता होना चाहिए लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो धनात्मक होता है। वो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो बोला इसका फोकस क्या होगा? फोकस निकालिएगा मेरे बच्चे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आपका फॉर्मूला चलेगा। मान रखिएगा तो 1/v, v का मान कितना रखिएगा? 30 माइनस 1/u, u का मान माइनस 30 रखेगा। तो माइनस को जैसे ही रखेगा माइनस माइनस प्लस कर देगा। एलसीएम आपका 30 हो गया, ऊपर 1 + 1 2 हो गया, ये हो गया 1/f का मान 2 एकम 2, ये भाई साहब 15 बार में कट गया। f का मान कितना हो गया मेरे बच्चे? 15 सेंटीमीटर हुआ गुरुजी। फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है इसलिए प्लस में आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
एकदम ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेरा पसीना बहा रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग कहाँ भाग रहे हैं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा है 50 होने में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। ध्यान समझिए, क्वेश्चन सोचने वाला है। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया। चलिए हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा है भाई उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। उत्तल लेंस से आइए मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। कितना है मेरे भाई? 20 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आगे क्या बोलता है? उस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल लेंस में आपको पता होना चाहिए, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो तो इसका मतलब होगा मेरे भाई कि लेंस का जो फोकस होगा वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए। 20 से ज्यादा होने चाहिए, फोकस की दूरी होनी चाहिए। तो क्या बोला? 20 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच रहता है। तो वस्तु तो 20 ही सेंटीमीटर पे रखा गया और लेंस का फोकस तो उससे और भी दूरी पे रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता बताइए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ कितना है मेरे बच्चे? 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता बताइए। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका धनात्मक होता है, तो क्षमता निकालिएगा तो लेंस की फोकस दूरी आपका मीटर में होना चाहिए। तो 100 से भागा लग जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये आपका हो जाएगा 1/4 मीटर। आपको भाई क्षमता निकालनी है तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। 1/f का मान डालिएगा, 1/4 हो जाएगा और ऊपर घूम जाएगा तो 4 डायप्टर हो गया। लेंस की क्षमता कितनी होगी? 4 डायप्टर। ऑप्शन नंबर ए हो गया 50। आइए ये भाई साहब आपका अंतिम क्वेश्चन है। अगर जो आप लोग अंत तक पहुंचे होंगे तो आपको एकदम दिल से सलाम है बच्चों कि आप लोग बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। चलिए देखिएगा, एक गोलीय दर्पण एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। उत्तल लेंस होगा आपका आंसर, दोनों ही उत्तल है, दोनों ही उत्तल होंगे आपके बाबू। उत्तल लेंस चाहे उत्तल आपका चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो, लेंस हो या फिर दर्पण हो, लेंस या फिर दर्पण हो, लेंस हो या फिर दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। दोनों की फोकस दूरी मेरे बच्चे क्या चीज में होती है? प्लस में होती है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन 8 टिक किए होंगे तो बिल्कुल सही है। तो गुरुजी आपका 50 का 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश हो रहा है। 50 का 50 क्वेश्चन आपका फिनिश हो रहा है। आप लोग अगर जो यहाँ तक पहुंचे हैं तो दिल से बोल रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हैं। आप लोग जरूर बताइए कि 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ। और अंत में जाते जाते आप लोगों के लिए थैंक्स यू फॉर वॉचिंग और ये स्माइली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एकदम लगे रहिए, हम पीछे नहीं हटने वाले, आप भी नहीं हटिए, मेहनत साथ साथ चलेगा तभी कुछ हासिल करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में मिलते हैं।